Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed laws of exponents. Now today, we will discuss numbers with exponent and miscellaneous examples using the laws of exponents. So, let's see. Numbers with exponent. देखिए एक्सपोनेंट में जो नंबर्स होते हैं उसका बहुत इफेक्ट होता है. अगर मान लीजिए एक्सपोनेंट में कुछ भी नंबर है तो आप उसको उतने ही टाइम्स एक्सपेंड करके लिख देते हो जो भी बेस होता है. जैसे मान लीजिए पूछा गया है कैन यू टेल व्हाट 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 5 इक्वल टू. क्या आप ये बता सकते हैं? डायरेक्ट देखा जाए तो इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है. देखिए 3 raised to the power 5 न्यूमरेटर में भी है, 3 raised to the power 5 डिनोमिनेटर में भी है. आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा. या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 raised to the power 5 का मतलब न्यूमरेटर में हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. इस तरह से डिनोमिनेटर में भी एक्सपेंड करके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. आप चाहिए तो 1 3 1 1 करके ये 3 रिड्यूस करिए, तब भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा. या फिर आपने ये लॉ पढ़ा है a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. ये सेकेंड लॉ था. जब डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, तो वहां पर क्या करते थे? हम एक्सपोनेंट को सब्सट्रैक्ट करते थे अगर हमारे बेस सेम होते थे. तो यहाँ पर भी देखिए बेस क्या है? सेम है. 3 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 5 इज इक्वल टू 3 raised to the power 5 माइनस 5 हो जाएगा ना. दैट मीन्स 3 raised to the power 0. ठीक है. अब 3 raised to the power 0 इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 raised to the power 0. इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी. ठीक है. मीन्स अगर कोई भी नंबर आपको दिया है और उसका एक्सपोनेंट क्या है? 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1. जैसे 100 raised to the power 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 1. 5 raised to the power 0 लिखा है, इसका मतलब 1. ठीक है. अब ये मत कर देना 5 raised to the power 0 दैट इज इक्वल टू 5 raised to the power 1. कई लोग ऐसे इसको लिख देते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है. a raised to the power 0 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1. ठीक है. मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके एक्सपोनेंट में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू, उस पूरे की वैल्यू क्या होगी? 1. जैसे मान लीजिए लिखा है 3/5 होल रेज़्ड टू द पावर 0, तो इसका मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या होगी? 1. ओके. So for any non-zero integer a raised to the power 0 is equal to 1. Where a is not equal to 0. a को 0 नहीं होना है बस. ठीक है. अब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ. एग्जाम्पल नंबर 1 इज राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 टेकिंग बेस 2. चलिए देखते हैं सोल्यूशन. अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और आपको जो रिजल्ट निकालना है उसका बेस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. तो आपको पता है 8 का अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 8 इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 8 इक्वल टू हुआ 2 raised to the power 3 हुआ. तो यानी यहाँ पर जहां जहां 8 लिखा है मल्टीप्लाई में, वहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे? 2 raised to the power 3. दैट इज इक्वल टू 2 raised to the power 3. इस 8 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 3 हो गया. अब देखिए बेस क्या है? 2 है ना सब में. ठीक है. अब जो भी नंबर दिए गए हैं ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में है और उनके बेस सेम है. तो हमको पता है कि जब बेस सेम होता है तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? फर्स्ट लॉ, जो कि क्या था? बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं. नाउ वी नो दैट a raised to the power m multiply a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेस जो 2 है तो 2 ही रहेगा. एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 raised to the power 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 2 raised to the power 12. तो बेस क्या है? 2 आया है यहाँ पर. और आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा था कि आपको जो रिजल्ट बताना है वो टेकिंग बेस 2 के बेस में ही बताना है. आ गया. आप यहाँ पर ये भी लॉ अप्लाई कर सकते थे. a raised to the power m multiply
b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू ab होल रेज टू द पावर m, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट भी सेम है ना। लेकिन यहाँ पर हम ये इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि a और b का मल्टीप्लाई मतलब 2 × 2 आपको कराना पड़ता, ये जो बेस है इसका प्रोडक्ट कराना पड़ता, वहां पर बेस 2 ना आता मल्टीप्लाई करा के, और ये वाला लॉ अप्लाई करने पे बेस हमारा 2 ही रहा, हमको एक्सपोनेंट में सिर्फ ऐड करना पड़ा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 इज सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है और हमको लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो लॉ आपको पता है क्या क्या है, सारे के सारे लॉ, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बार चाहिए तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। एक ये लॉ पढ़ा आपने, एक पढ़ा a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। एक लॉ पढ़ा a रेज़ टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर mn, ठीक है। ये 3 लॉ आपने पढ़े हैं। और लॉ आपने क्या पढ़ा है, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू ab होल पावर m। a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर m। ये लॉ आपने पढ़े हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट देखते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 5। तो देखिए 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, इन दोनों को ज्यादा देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। अगर मान लीजिए किसी केस में बेस सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो उस केस में ज्यादा हम प्रेफर करते हैं कि जो बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं वो वाला लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2 बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 2 हो जाएगा। ये वाला लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा। डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट होते हैं, और मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू द पावर 5 दिया हुआ है, उसको हम ऐसे ही लगते हैं। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 5 आ गया मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 5। फिर से देखिए बेस भी सेम है एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, बेस सेम वाला, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5 इट बिकम्स 3 रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं। तो यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 ये हो गया मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 5। 2 रेज़ टू द पावर 5 ऐड करेंगे जब एक्सपोनेंट को, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 5। अब बताइए इन दोनों में कोई लॉ अप्लाई हो रहा है, बेस यहाँ पर डिफरेंट है एक्सपोनेंट सेम है, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, फोर्थ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस लॉ में क्या होता है, जो बेस होते हैं हम उसका मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 5, और जो एक्सपोनेंट होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 होल रेज़ टू द पावर 5 हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस केस में हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3। तो सबसे पहले हम इतना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बेस सेम होते हैं तो हम एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं, यानी 6 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4 होगा, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखा, डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3। 6 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4 का मतलब 6 रेज़ टू द पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए फिर से बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। सेकेंड लॉ अप्लाई होगा, तो 6 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6 रेज़ टू द पावर 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर बेस सेम है, कहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है, कहाँ पर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 6, ये एक बिग ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। जो स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है। जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हमने कर दिया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू दी पावर 6। उसके बाद ये हमने बिग ब्रैकेट में क्लोज करके एज इट इज सबको नोट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 2 जा 6 हो गया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू दी पावर 6 हो गया, इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू दी पावर 6। अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, देखिए बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। जब बेस डिफरेंट होते हैं, एक्सपोनेंट सेम होते हैं, तो इस केस में हम बेस का मल्टीप्लाई कराते हैं और एक्सपोनेंट को वही लिख देते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट का कुछ नहीं करते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट लगा देते हैं। बचा क्या है, 5 रेज़ टू दी पावर 6, उसको वैसे ही लिख लिया। 3 2 जा 6 रेज़ टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू दी पावर 6। ये आ गया इतना सिंप्लीफाई करके। अब फिर से देखिए, अब कंपेयर करेंगे तो फिर से हमारा बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम फिर से यही करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मतलब बेस का मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट सेम रखेंगे। तो 6 5 30 होल टू द पावर 6। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पर यही लॉ अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों ऐसे नंबर हैं जहां पर बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, यहाँ देखिए तीनों नंबर एसक्यूएम में है जिसमें बेस तीनों में डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट तीनों में सेम है। इस केस में क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल रेज़ टू दी पावर 6। अब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए लिखा है 8 रेज़ टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 3। अब देखिए जहां पर नंबर ऑलरेडी ब्रेक करके दिया गया है वहां पर तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहां पर नंबर ब्रेक हो सकता है वहां पर हम नंबर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 रेज़ टू दी पावर 2 दिया है, क्या हम 8 को ब्रेक कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। 8 का मतलब क्या हुआ, जब 8 का फैक्टराइजेशन आपने अभी इसके पहले किया था तो क्या आया था, फिर से कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर 3। मीन्स जहां पर 8 लिखा है वहां हमने क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू दी पावर 3। ये लिख दिया 2 रेज़ टू दी पावर 3। अब देखिए बाहर 2 भी तो लिखा है एक्सपोनेंट में, वो भी तो लिखेंगे, तो वो 2 कैसे लिखेंगे, होल ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर हमने 2 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 3। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा है, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है तो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई होता है। 2 होल टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 होगा डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 3। 2 रेज़ टू दी पावर 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 3। अब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, देखिए डिवाइड हो रहा है, दोनों के बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं डिवाइड में तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी 2 रेज़ टू दी पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा। 2 रेज़ टू दी पावर 6 माइनस 3 का मतलब 3। ये हो गया इसका आंसर। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन सा लॉ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जरूरी नहीं एक क्वेश्चन में एक ही लॉ अप्लाई हो, एक क्वेश्चन में मोर देन 1 लॉ भी अप्लाई हो सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हो भी रहे हैं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जो नंबर्स आपको दिए गए हैं और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। चलिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है 108 मल्टीप्लाई 192। तो सबसे पहले 108 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, 108 का ही हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब 192 का करते हैं। 192 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब जिस टर्म में ब्रेक हुआ है हम उसको लिखते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 108 को कैसे लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, मल्टीप्लाई 198 को क्या लिखा है,
2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। ठीक है, अब देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 multiply 2 टाइम्स ये है, तो ये लिखेंगे 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे 3 raised to the power 3, क्योंकि 3 टाइम्स है, बेस 3 ही रहेगा। आगे देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने टाइम्स हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी मल्टीप्लाई में बेस 2 रहेगा और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, और ये 3 सिंगल है। ठीक है, 3 सिंगल है का मतलब 3 raised to the power 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए जहां पर बेस सेम है वहां पर लॉ अप्लाई करते हैं, 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 6, इसको एक साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 1, इसको एक साथ लिख लिया। इन दोनों में बेस सेम है तो बेस सेम ही रहेगा, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें भी बेस 3 है, 3 ही रहेगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3 + 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 raised to the power 6 + 2 मतलब 8 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4। दिस इज द आंसर, क्योंकि अब यहाँ पर ना ही बेस सेम है और ना ही एक्सपोनेंट सेम है, तो आगे कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड पार्ट में देखिए 270, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 सिंगल है, अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रहा है, यानी 3 बेस रहेगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है, मल्टीप्लाई 5। अब देखिए ना किसी का बेस सेम है ना किसी का एक्सपोनेंट सेम है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, now we know that practice makes perfect, so first you have to prepare the notes and solve these examples again, and then after this is your classwork. Here are 2 questions as related as your example. You have to solve these questions. After solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.